हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स के एक अच्छे टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, जहां से आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम का नामकरण हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ाता हूं, तो बस उसी तरीके से आज भी मैं एंजाइम की नेमिंग को आपको साथ में पढ़ाऊंगा। देखो, जैसे हमने पढ़ा था आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था ना, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हमने क्या पढ़ा था कि नेम हमने दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का उनके कार्बन के बेसिस पर, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने नाम दिया था किसके बेसिस पर, उनके कार्बन की संख्या के बेसिस पर। बट थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर यह है कि जब हम एंजाइम का नामकरण करेंगे ना, तो कार्बन के बेसिस पर नहीं करेंगे, हम इसके काम के आधार पर करेंगे कि इसका काम क्या होता है, कैसे ये काम करता है, हाउ डू इट वर्क, ये काम कैसे करता है, इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा सरल नहीं है, बीच वाला है, और मैं आपके लिए इसको एकदम से सरल बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाई नीड नॉमेनक्लेचर, नाम की नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या हम ऐसे ही काम नहीं करा सकते थे एंजाइम से, नामकरण जरूरी है, क्यों जरूरत पड़ी। जो हमारी इंटरनेशनल बायोकेमिस्ट्री की कमेटी है वो बताती है कि हाँ, किसी भी चीज के नामकरण के लिए जो आवश्यकता होती है वो पड़ती है। क्यों पड़ती है, अब हम बात करते हैं। देखो, यहां पर बात करते हैं तो एंजाइम की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा एंजाइम की संख्या है। तो बहुत ज्यादा एंजाइम होने के नाते नामकरण की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। बहुत ज्यादा एंजाइम्स होने के नाते क्या हुआ, नामकरण की आवश्यकता पड़ी। तो अब अगर हम बात करते हैं कि नामकरण जो किया गया उसे किस बेस पर किया गया, जैसे हमने बताया कि जो आपका आईयूपीएसी होता है ना, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है। यहां पर नामकरण कैसे करते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर, इस संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। आईयूपीएसी में यही चलता है ना भाई, कि कार्बन की संख्या के आधार पर हमने क्या किया, नामकरण किया। जैसे एक कार्बन है तो हमने इसको मेथ कह दिया, दो कार्बन है तो हमने इसको एथ कह दिया, तीन कार्बन है तो हमने इसको फोप कह दिया, चार ब्यूट, पांच पेंट, छह को हेक्स। इस प्रकार से हमने नामिंग करना चालू कर दिया ना, कि कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो उसके नाम को हमने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक, अगर हम बात करते हैं इधर जो एंजाइम है ना, तो एंजाइम का जो नामकरण किया गया है वो किया गया है एंजाइम के कार्यों के आधार पर। कौन सा एंजाइम किस प्रकार का काम करेगा, उसके बेसिस पर एंजाइम्स को 6 भागों में क्लासिफाई किया गया, जिसको हम कहते हैं नेमिंग ऑफ एंजाइम। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम का नामकरण कब किया गया, किसके आधार पर किया गया, तो एंजाइम का नामकरण, ठीक है, एंजाइम का नामकरण उनके कार्यों के आधार पर किया गया, कार्यों के आधार पर किया गया। एंजाइम का नामकरण किसके बेसिस पर किया गया, उनके कार्यों के आधार पर किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं नेमिंग ऑफ एंजाइम इज नेमिंग ऑफ एंजाइम is based on their action or work। एंजाइम का जो नामकरण है उनके कार्यों पर निर्भर करता है, ठीक। तो अब अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम जो होता है ना उसको 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं जो एंजाइम होते हैं उसको 4 कोड दिया जाता है, जिसमें पहला कोड, अगर हम बात करते हैं 4 कोड दिया जाता है तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं 5, 6, 12, 3, इस प्रकार से कोड दिया जाता है, ठीक है। 6, 2, 1,
13 इस प्रकार से कोड दिया। ये कोड है क्या? 4 कोड प्रोवाइड किए जाते हैं एंजाइम को। ये कोड है क्या? जो पहला डिजिट होता है ना, किसी भी एंजाइम का जो पहला डिजिट होता है ना, वो ये बताता है कि एंजाइम जो है वो किस कैटेगरी का है, किस प्रकार का काम करेगा। पहला डिजिट क्या करता है? बताता है कि एंजाइम कैसे काम करेगा, हाउ डू इट वर्क, ये चीज बताती है। उसके बाद सेकेंड जो होता है, थर्ड जो होता है, फोर्थ जो होता है, वो ये बताता है कि इसका इंटरनल फंक्शन कैसे होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो चीज बताता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एंजाइम के नोमेनक्लेचर की, कैसे किया जाता है। या हम तो पढ़ लिया ना कि एंजाइम का नामकरण जो है उनके कार्यों के आधार पर किया गया है, उनके फंक्शन के बेसिस पर किया गया है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जो एंजाइम होते हैं उनको 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी। एंजाइम को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। और अगर हम इन 6 वर्गों के नाम की बात करते हैं तो इनको आपको एक सीरियल वाइज से याद करना पड़ेगा, आगे पीछे सीक्वेंस नहीं कर सकते। पहले पर अगर पहला जो पहले पर है वो पहले पर रहेगा, जो आखिरी नंबर पर है वो आखिरी नंबर पर है। इसको हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नंबर पर नहीं रख सकते, पहले पर पहला, आखिरी पर आखिरी। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने क्या बताया आपको, एंजाइम अपने एंजाइम को उनको कार्यों के आधार पर कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, उसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि एंजाइम जो होते हैं उसको 6 भागों में बांटा गया है। एंजाइम को 6 वर्गों में बांटा गया है। एंजाइम को 6 वर्गों में बांटा गया है। Enzymes are classified into 6 category. Enzymes are classified into 6 category. 6 कैटेगरी में इनको बांटा गया। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जो 6 कैटेगरी है वो कौन कौन सी है। एक शॉर्टकट ट्रिक में आपको बता रहा हूं, OTHLIL, ये आप याद करेंगे। इस प्रकार से आपको 6 जो होते हैं वो सीरियल वाइज से याद हो जाएंगे, OTHLIL। तो अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पर कौन सा एंजाइम आ जाता है, फर्स्ट पर बात करते हैं तो O से ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा एंजाइम जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में। ठीक है, अपचयन उपचयन, ठीक है, अपचयन उपचयन दोनों साथ में। ठीक है, पहला एंजाइम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, हिंदी में भी यही नाम होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसके अगर हम बात करते हैं आगे क्या हो जाएंगे, इसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ होता है। यानी कि हम बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, अपचयन उपचयन दोनों साथ में होगा। देखो भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला अभिक्रिया रिएक्शन आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, 11th में भी पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होता है। ठीक है, तो यहां पर हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है। बट यहां पर हम जो नाम यूज करेंगे वो ऑक्सीडो रिडक्टेज यूज करेंगे। एक कॉमन सी बात आप याद रखना कि हर एंजाइम के नेमिंग के अंत में एज आएगा। ठीक है, ASE आएगा, एज आएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आपका हो जाता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज दूसरे नंबर पर क्या हो जाता है, ट्रांसफरेज। हिंदी में भी नाम क्या है इसका, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज दूसरा हो गया। तीसरे पर अगर हम बात करते हैं, तीसरे पर आपका आता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज ठीक है। चौथे पर अभी हमने बताया आपको, हमने यही बताया ना भाई आपको, OTHLIL।
LIH, यही बताया ना, तीन ठो हो गए हमारा, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज हो गया, LIL बचा होगा। एल से अगर हम बात करते हैं, पहला लाइज आता है, उसके बाद आइसोमरेज आता है, फिर लाइगेज आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं चौथे पांचवें नंबर पर क्या आता है आपका, 1 2 3, चौथे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो चौथे नंबर पर आपका लाइज आता है, ठीक है, लाइज, लाइज। पांचवें नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आपका आइसोमरेज आएगा, आइसोमरेज आएगा, आइसोमरेज। और छठे नंबर पर अगर हम बात करें बेटा तो छठे नंबर पर आएगा आपका लाइगेज, लाइगेज जिसको हम कहते हैं जोड़ने वाला, ठीक है। ये बातें समझ में आई आपको कि जो आपका एंजाइम होता है उसको 6 भागों में क्लासिफाई किया गया है, 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। वो 6 कैटेगरी क्या है आपकी, उसके फंक्शन के बेसिस पर ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेज। बात समझ में आई, क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक एक हम पढ़ते हैं। पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज को हम पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, अपचयन उपचयन दोनों साथ में हो रहा है, यानी कि किसी एक पदार्थ का क्या होगा, रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आया। देखो अगर हम बात करते हैं रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम, हाँ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। समझ में आया। तो अब चलिए फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम नंबर 1 में पहले को पढ़ते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है। नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। पहला नंबर पर यही है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट है, यस से हमने देख लिया। दूसरी बात हमारे पास क्या है, ये SH, इस प्रकार से कोई आपका कंपाउंड है, इसमें रिएक्शन हो रही है, एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। एंजाइम कौन सा है हमारा, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम काम कर रहा है। जब ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम काम कर रहा है तो यहां पर क्या होता है, यहां से जो हाइड्रोजन है, ये यहां से हाइड्रोजन निकल करके इसके पास आ रहा है, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकल करके क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है। तो जब इसके पास आ रहा है तो ये हो जा रहा है S बॉन्ड H हो जा रहा है, और यहां से हाइड्रोजन हट गया तो ये बचा क्या, केवल S डैश बचा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका क्या आ रहा है, ये तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो कौन से एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज में भाग लेते हैं, जहां पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लिखा हुआ है, डिहाइड्रोजिनेज, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का हट जाना। हाइड्रोजन को हटाने वाले जो एंजाइम होते हैं उसको हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं, और ये जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम का रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। देखिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम तो हमने ले दिया, लेकिन इसके आगे कुछ और भी होगा, इसके आगे कुछ और भी होगा। तो मैंने आपको कॉमन सा बताया कि अगर किसी एंजाइम के साथ डिहाइड्रोजिनेज लगा हुआ है, किसी भी एंजाइम के साथ डिहाइड्रोजिनेज लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन हटाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल में इसके और भी बात करते हैं तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या हो जाएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है
ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम का फंक्शन परफॉर्म करता है, क्रिया करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बेटा अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज 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 का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण करना। ठीक है, क्या करता है? स्थानांतरण करना। एंजाइम का नाम तो ट्रांसफरेज है तो ट्रांसफरेज ही रहेगा, लेकिन इसमें एक सिंपल सी बात ये है, ये ग्रुप ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ग्रुप ट्रांसफर करता है। यानी कि बात करते हैं क्या होता है? समूह स्थानांतरण। समूह स्थानांतरण, जब किसी समूह का स्थानांतरण किसी एंजाइम के द्वारा किया जाए तो इस एंजाइम का नाम जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसफरेज होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कोई है और इसके साथ यहां पर ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, जी का मतलब ग्रुप हो गया, ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। ये ग्रुप यहां से उठ करके यहां पर आ जा रहा है। ठीक है, ये ग्रुप यहां से उठ करके यहां पर आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एस जी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो ग्रुप स्थानांतरण होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हमने एटीपी दिया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिया, एटीपी दिया, एंजाइम के प्रोसेस में एटीपी दिया। एटीपी क्या कर रहा है? इस ग्लूकोज में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ग्लूकोज में क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है? ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो फास्फेट ग्रुप को अगर ये ट्रांसफर कर रहा है तो क्या हो जा रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट हो जा रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट और एडीपी बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने एटीपी दिया, एंजाइम ट्रांसफरेज यहां पर आया, एंजाइम ट्रांसफरेज ने क्या किया? एटीपी से एक फास्फोरस को ट्रांसफर कर दिया, एटीपी से एक फास्फोरस को ट्रांसफर कर दिया, कहां ला दिया? ग्लूकोज के पास ला दिया, तो बन क्या गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट का मतलब क्या होता है बेटा? ग्लूकोज के छठे कार्बन पर एक फास्फेट ग्रुप लग गया। ग्रुप ट्रांसफर हुआ कि नहीं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ग्रुप ट्रांसफर हुआ ग्लूकोज के 6 कार्बन पर। समझ में आया? इसका काम होता है ट्रांसफरेज का। ठीक है, फिर बात करते हैं हम तीसरे नंबर पर, हाइड्रोलेज क्या होता है? हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है? नाम से पता चल रहा है ना, हाइड्रोलेज। पानी लगेगा, बांड टूटेगा, पानी लगेगा, बांड टूटेगा, पानी जुड़ेगा, बांड टूटेगा। हाइड्रोलेज का मतलब पानी लगाओ, बांड तोड़ दो, पानी लगाओ, बांड तोड़ दो। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज पानी बॉन्ड, हाइड्रोलेज पानी बॉन्ड। हाइड्रोलेज में क्या होगा? पानी आएगा, बॉन्ड टूटेगा। जो भी हमने बॉन्ड बनाया था, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था, एस्टर बॉन्ड बनाया था, ईथर बॉन्ड बनाया था, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना था, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना था, कार्बन हाइलाइड के बीच में बॉन्ड बना था, सभी बॉन्ड टूट जाएंगे केवल और केवल पानी आने से। जितने भी रिवर्सेबल बॉन्ड हमने बनाया था, चाहे हमने प्रोटीन बनाने के लिए बनाया था, चाहे हमने काइटिन बनाने के लिए बनाया था, चाहे हमने फ्रैक्टोज बनाने के लिए, सुक्रोज बनाने के लिए बॉन्ड बनाया था, चाहे हमने ग्लाइकोएल्डिहाइड बनाने के लिए बॉन्ड बनाया था, सबके सब बॉन्ड पानी लगने पर टूट जाएंगे। सबके सब बॉन्ड पानी लगने पर टूट जाएंगे और उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलेज, पानी लगाकर। ठीक है, हाइड्रोलेज पानी लगाकर हम बॉन्ड को तोड़ देंगे। समझ में आया? तो फटाक से पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं हाइड्रोलेज की ओर। हाइड्रोलेज का मतलब क्या होता है? तीसरे नंबर पर आता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज काम सीधा क्या है? बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक, बंध टूटना। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है? बंध को तोड़ने का काम करता है। कौन से बंध को तोड़ेगा? हिंदी नाम इंग्लिश नाम एक ही है, पेप्टाइड
पेप्टाइड बांड को तोड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बांड को तोड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बांड को तोड़ेगा, और ईथर बांड को तोड़ेगा, एस्टर बांड को तोड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच के बांड को तोड़ेगा, कार्बन हैलाइड के बांड को तोड़ेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बांड को तोड़ेगा। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के बांड को तोड़ेगा। इसके अलावा जो कुछ भी बॉन्ड है जो पानी के उपस्थिति में टूटते हैं उन सभी को तोड़ेगा ये पानी लगाकर। कौन? हाइड्रोलिज पानी लगाएगा, बांध तोड़ देगा। मोस्टली जो हाइड्रोलिज एंजाइम होते हैं वो हमारे पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलेज। भाई मान लीजिए हम कुछ खाते हैं उसमें प्रोटीन है ना, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड बनता है? प्रोटीन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो उस बॉन्ड को ये तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद तभी तो उसका पाचन होता है प्रोटीन का। हाइड्रोलिज एंजाइम बॉन्ड को तोड़ेगा तब तो पाचन होगा, तब तो डाइजेशन होगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने प्रोटीन खा लिया, प्रोटीन हमने खाया तो इसका बॉन्ड टूटेगा, पानी आएगा, पानी हमने जोड़ दिया, नीचे हाइड्रोलिज एंजाइम जोड़ दिया, पानी डाल दिया बाल्टी से हमने पानी डाल दिया, प्रोटीन टूट गया। प्रोटीन टूट जाएगा किसमें? एमिनो एसिड में। एमिनो अम्ल के अंदर प्रोटीन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। प्रोटीन में हमने पानी डाला, एंजाइम की उपस्थिति थी और प्रोटीन एमिनो एसिड्स में टूट गया। बात समझ में आई? हाइड्रोलिज एंजाइम का काम क्या होता है। फिर उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर पर बात करते हैं। चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? लाइज। लाइज का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हटा करके ये डबल बॉन्ड कर ले। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हटा करके ये डबल बॉन्ड कर ले, लाइज का काम होता है। ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड तभी होगा जब उसमें पानी की मात्रा नहीं होगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। समझ में आया? पानी नहीं रहेगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, चलो इतना तो हमारा हो गया। अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, चौथे एंजाइम की। चौथा एंजाइम क्या है? चौथा एंजाइम हमारा क्या है? लाइज। लाइज का काम क्या होता है? डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस। ठीक है, डबल बॉन्ड परिवेश, दो बॉन्ड को क्या करना? प्रवेश करा देना, डबल बॉन्ड को ला करके जोड़ देना। जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक कंपाउंड ये है CC, यहां पर X लगा हुआ है, यहां पर Y लगा हुआ है। तो अब एंजाइम जो लाइज एंजाइम होता है, लाइज एंजाइम क्या करेगा? इस बॉन्ड को हटाएगा, इस बॉन्ड को हटाएगा, इस बॉन्ड को हटा करके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और XY को एक साइड कर देगा। बट यहां पर जो ये XY है ना, ये H2O नहीं होने चाहिए। H2O क्या होना चाहिए? नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बात समझ में आई? H2O नहीं होना चाहिए। चलो आगे हम चलते हैं। आइसोमरेज, पांचवा एंजाइम क्या है? आइसोमरेज। ये आइसोमरेज एंजाइम कैसे काम करता है? आइसोमरेज, आइसोमरेज में क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप के समावयव बनाते हैं, यानी कि फार्मूला तो सेम होगा, फार्मूला सेम होगा, बट इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो अलग हो जाती है, इनका जो नाम होता है ना वो अलग हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज की, फ्रैक्टोज की, ग्लैक्टोज की, सबकी फार्मूला तो सेम है ना, फार्मूला सेम है, बट इनकी स्ट्रक्चर क्या है? वो अलग है। स्ट्रक्चर क्या है? अलग है। तो बस आइसोमरेज का काम क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, आइसोमरेज आइसोमर बनाएगा, समावयवी बनाएगा, यानी कि वो क्या करेगा? एटम्स के पोजीशन को चेंज कर देगा, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। ठीक है, एटम्स के
पोजीशन को चेंज कर देगा, स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, तो क्या बन जाएगा, आइसोमरेज बन जाएगा, अलग अलग प्रकार का। ठीक है, तो चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए। किस प्रकार के एंजाइम की बात करते हैं, तो हो जाएगा ये आपका आइसोमरेज। आइसोमरेज आइसोमरेज की बात करते हैं, ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के आइसोमर बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर, यानी कि अलग अलग प्रकार की समावयवी, अलग अलग प्रकार के क्या होगा, समावयवी होगा। आइसोमरेज में क्या होता है, एटम्स का क्या होता है, पोजीशन और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, स्थान और संरचना क्या होता है, बदल जाता है। किसमें, आइसोमर के अंदर। करवाता कौन है आइसोमर, ये करवाता है आइसोमरेज एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हिंदी नाम वही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में काम किया एंजाइम आइसोमरेज। एंजाइम आइसोमरेज काम किया, तो एंजाइम आइसोमरेज काम करने की वजह से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो चेंज हो जाता है फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट। बात समझ में आई, यानी कि हमने क्या कहा कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, एंजाइम आइसोमरेज की उपस्थिति में कहां चला गया, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में चला गया, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में चला गया। बात समझ में आया, ये आपके 5 एंजाइम हो गए। आखिरी एंजाइम की बात करते हैं, छठे नंबर पे एंजाइम की बात करते हैं। तो जो छठे नंबर का एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं लाइगेज। लाइगेज को हम गोंद के नाम से भी जानते हैं, मॉलिक्यूलर गम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर गम के नाम से भी जानते हैं। लाइगेज का हम बात करते हैं, तो लाइगेज जो होता है वो जोड़ने का काम करता है। लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मेन तो आपके 6 होते हैं जिसमें लाइगेज आता है, ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, बॉन्ड बनाने का काम करता है। छठे नंबर पे क्या हो जाएगा, लाइगेज। लाइगेज ये क्या करेगा, लाइगेज बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, बंध बनाएगा, बंध बनना। बॉन्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, बंध बनना। कहां पर बंध बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बनेगा, फास्फोरस नाइट्रोजन के बीच में बनेगा, etc। 2 एमिनो एसिड के बीच में बंध बनेगा, 2 ग्लूकोज के बीच में बंध बनेगा। बंध बनना, जब बंध बनता है तो उसको हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम वहां पर काम कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं जुड़ने का काम हो रहा है ना भाई, जुड़ेगा कब, जब 2 चीजों के बीच में बॉन्डिंग होगी तो जुड़ेगा। एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो डीएनए लाइगेज, ये डीएनए के बीच में बॉन्ड बना रहा है ना भाई, डीएनए के बीच में बॉन्ड बना रहा है। तो कैसे बॉन्ड बन रहा है, कैसे बॉन्ड बन रहा है वो भी तो बात करते हैं। तो बॉन्ड कहां बन रहा है, 2 फॉस्फेट, 1 फॉस्फोरिक अम्ल और एक आपका जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, ये डीएनए लाइगेज का काम होता है।
समझ में आया? फटाक से आप नोट कर लीजिए। डीएनए का सॉरी एंजाइम का नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया और एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है आपका कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है मैं उसे फटाक से 5 मिनट में खत्म करूंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो फटाक से आप इसको नोट कीजिए। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है भाई? कोफैक्टर क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं जो एंजाइम होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। दो एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की 3rd डिग्री स्ट्रक्चर जो होती है वो एंजाइम कहलाती है। इतना बात पता है ना भाई? अगर हम बात करते हैं एंजाइम की, ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है जहां पर केवल और केवल सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड है, सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड, सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड है, एकल पेप्टाइड बॉन्ड, एकल पेप्टाइड बंद है। जब एकल पेप्टाइड बंद है तो क्या होगा? और यहां पर हमारे पास एक और एंजाइम है जिसके पास कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, जिसके पास कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, तो यहां पर हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। नाम हिंदी में भी वही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर हम बात करते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड कहां बन सकता है? दोनों केसेस में, चाहे सिंगल पेप्टाइड हो चाहे मल्टीपल, दोनों कंडीशन में क्या होता है? बोथ केस ओनली प्रोटीन फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। दोनों केस में, बोथ केस ओनली प्रोटीन है पेप्टाइड बॉन्ड। दोनों अवस्थाओं में प्रोटीन के पास ही पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है, चाहे सिंगल हो चाहे मल्टीपल। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, हिंदी में भी नाम यही होगा बेटा। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर क्या होता है? मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, यहां पर देखो ये क्या हो गया, हमने क्या बताया भाई? पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स के बीच में बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या बनता है? प्रोटीन्स के बीच में बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इतना कंफर्म हो गया। लेकिन कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के नहीं बने होते, केवल और केवल प्रोटीन्स के नहीं बने होते हैं। कुछ एंजाइम्स के अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। तो क्या होगा, उनको क्या कहेंगे? तो फटाक से आप इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं क्या होगा। सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम में क्या होता है? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन प्लस सम नॉन प्रोटीन, प्रोटीन और कुछ नॉन प्रोटीन होते हैं। अब जो आपके नॉन प्रोटीन होते हैं ना बेटा, नॉन प्रोटीन कहां होते हैं? एक्टिव साइट पर पाए जाते हैं। एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव साइट पर क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कौन? जो नॉन प्रोटीन होते हैं वो एक्टिव साइट पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है,
ये क्या है? केवल और केवल प्रोटीन्स का है। ये क्या है? ओनली प्रोटीन है, ओनली प्रोटीन है। ठीक है। और आपके पास हम बात करते हैं, ये एक हो गया, ये प्रोटीन तो है, प्रोटीन तो है, लेकिन प्रोटीन के अलावा भी यहां पर कुछ और पाया जा रहा है। ठीक है, प्रोटीन के अलावा भी यहां पर कुछ और पाया जा रहा है। तो ये जो कुछ अन्य पदार्थ है, कुछ अलग से प्रोटीन के अलावा आया है, जो नॉन प्रोटीनियस सबस्टेंस है, बिना प्रोटीन वाला, वो ही क्या कहलाता है? आपका कोफैक्टर कहलाता है। समझ में आया कोफैक्टर क्या होता है? केवल अगर एंजाइम प्रोटीन का बना होगा तो उसको एंजाइम कहेंगे, और एंजाइम में प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन के भी पार्ट आ जाए, कुछ अप्रोटीन भी आ जाए, जो प्रोटीन नहीं है वो भी आ जाए और इसके बंधक स्थल से जुड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं को एंजाइम या कोफैक्टर के नाम से जानते हैं। यही कोफैक्टर है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं केवल और केवल अगर प्रोटीन है, केवल और केवल प्रोटीन है, तो इस एंजाइम को हम कहेंगे एपो एंजाइम। केवल और केवल प्रोटीन है तो कहेंगे हम एपो एंजाइम। केवल और केवल प्रोटीन है तो एपो एंजाइम। और हम बात करते हैं, ये प्रोटीन है आपका, कोफैक्टर और प्रोटीन दोनों क्या होगा? कोफैक्टर प्लस प्रोटीन। कोफैक्टर प्लस प्रोटीन हो तो इसको हम कहेंगे होलो एंजाइम। क्या होता है? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। कोफैक्टर और प्रोटीन होगा तो क्या हो जाएगा? होलो एंजाइम हो गया। बात समझ में आया अच्छे से? हो कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटेनियस सबस्टेंस विच बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम के सक्रिय स्थल पर कोई नॉन प्रोटेनियस पदार्थ आकर के जुड़ जाए, उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर और प्रोटीन आपस में मिलकर के होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई? चलिए इतना फटाक से आप नोट कीजिए। फिर हम अगर बात करते हैं कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम बता दें। पहला मेटालिक होता है, दूसरा आपका ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, तीसरा ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है। ठीक है। मेटालिक, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। हमने 2 बार आपको ऑर्गेनिक कोफैक्टर का नाम लिया, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर जी ने 3 प्रकार बताया था तो 2 नाम क्यों? एक ही है, मेटालिक, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और कोफैक्टर। क्या अंतर है कोफैक्टर और कोफैक्टर में, उसको भी समझेंगे और तीनों प्रकार के कोफैक्टर को समझेंगे। ठीक है। देखिए कोफैक्टर की बात करते हैं तो कोफैक्टर मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। समझिए पहला हो जाएगा आपका मेटालिक, मेटालिक कोफैक्टर। धात्विक, धात्विक कोफैक्टर। दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। और एक हो जाएगा ऑर्गेनिक कोफैक्टर, कार्बनिक कोफैक्टर, कार्बनिक कोफैक्टर। अब अगर हम बात करते हैं मेटालिक कोफैक्टर तो इसको हम इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर भी कहते हैं, अकार्बनिक कोफैक्टर भी कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि एंजाइम के सबस्ट्रेट पर, एंजाइम की सतह पर कोई मेटल्स बाइंड होगा, कोई धातु आकर के जुड़ेगा। एंजाइम के सरफेस में कोई धातु आकर जुड़ेगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में काम करेगा। जैसे हम बात करते हैं कुछ एंजाइम्स हमारे पास हैं और उसमें कौन सा मेटल आकर के जुड़ता है, मैं उसको आपका नाम बताता हूं। जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की बात करते हैं तो यहां पर जिंक मेटल जुड़ता है। कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेज की बात करते हैं तो यहां पर जिंक मेटल जुड़ता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की बात करते हैं तो यहां पर जिंक मेटल जुड़ता है। यानी कि बात करते हैं जिंक जुड़ेगा, जिंक कहां होगा? ऐड होगा किसके अंदर? जिंक ऐड होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के अंदर, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। बेटा
हिंदी नाम भी सेम है, इसलिए मैं एक ही नाम लिख रहा हूं। दूसरा, यही जिंक आकर के जुड़ जाता है कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेज के अंदर, कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेज के अंदर। यही जुड़ सकता है कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज के अंदर, पेप्टाइडेज के अंदर। ठीक है, ये जिंक मेटल हो गया। इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम भी होते हैं, मैग्नीशियम प्लस आयन, जिंक प्लस आयन, ये भी जुड़ सकते हैं। कहां पर? मैग्नीशियम भी जुड़ सकता है, जैसे हेक्सोकाइनेज, रुबिस्को, इन सभी एंजाइम के साथ मैग्नीशियम एटम जुड़ता है। हेक्सोकाइनेज, रुबिस्को, इनके साथ एंजाइम के, ये एंजाइम है, इसके साथ मैग्नीशियम एटम जुड़ता है। कुछ आपके पास कैल्शियम आयन भी होते हैं, कैल्शियम आयन भी जुड़ते हैं, जैसे सलाइवरी एमाइलेज, जो आपका लार में पाया जाने वाला एमाइलेज होता है ना, एमाइलेज लार में पाया जाता है, उसके साथ कैल्शियम आयन जुड़ता है। सलाइवरी एमाइलेज यहां पर हो जाएगा सलाइवरी एमाइलेज, लार एमाइलेज, लार में पाया जाने वाला एमाइलेज। लार बनता कहां है? मुख में बनता है, तो इस एमाइलेज में क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन जुड़ेगा। ये हो गया आपका नॉन ऑर्गेनिक कोफैक्टर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर की, जैसे हमारे पास क्या है, एक कोई एंजाइम है, एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है, इसके साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाए, यानी कि कोई बाहर से समूह आ जाए और एंजाइम के बंधक स्थल पे क्या हो जाए? जुड़ जाए चुपके से। ठीक है, ये एंजाइम है और इस एंजाइम के बंधक स्थल पर कोई बाहर से एक पदार्थ आकर के जुड़ जाए, कोई बाहर से एक पदार्थ आकर के जुड़ जाए, प्रोस्थेटिक ग्रुप इसको कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोई बाहर से एक समूह आकर के जुड़ जाए, उस कोफैक्टर को ऑर्गेनिक कोफैक्टर कहते हैं। ये कहां जुड़ता है? ये जुड़ता है आपके बाइंडिंग साइड पर और बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड करेगा। ठीक है, और ये क्या होगा? परमानेंट अटैच्ड होगा, हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक कोफैक्टर पहला। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या हो जाएगा? जैसे हमारे पास एक एंजाइम है, सेम प्रोस्थेटिक ग्रुप यहां पर भी आ सकता है, दूसरा वाला, लेकिन वो कब आएगा? कंडीशन अप्लाई करता है, जैसे ही इसके सरफेस पर कोई सबस्ट्रेट बाइंड होने जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड होते समय अगर कोई बाहर से कोफैक्टर आ जाए, सबस्ट्रेट बाइंड होते समय अगर कोई बाहर से कोफैक्टर आ जाए, तो वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर थर्ड वाला कह रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं हीम, ब्लड में पाया जाता है ना, हीम के अंदर आयरन होता है, ठीक है, समझ में आया? तो मैं आशा करता हूं कि आपको कोफैक्टर अच्छे से समझ में आया होगा, नेमिंग ऑफ एंजाइम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नए क्लास में, और जल्द ही शुरू होगा आपकी कक्षा 12 की क्लास, हिंदी इंग्लिश कंबाइंड क्लास। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।